गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 की 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म बतानी है। दोस्त चार टर्म्स हैं जिनका सम कितना है? सम नहीं, एवरेज कितना है? 30। चार टर्म मैंने मान ली ए बी सी डी। जब एवरेज 30 है तो उनका सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उनका सम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 30। 4 इंटू 30 डायरेक्ट लिख दूं 120 कह दूं? हाँ। और दोस्त कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 है ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग। इसका तो मतलब b प्लस सी प्लस डी का। तो यहां से b प्लस सी प्लस डी कितना आ गया? 3a। तो इसकी जगह क्या रख दो? 3a। तो 3a और a 4a। 4a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 120 को। तो 4a 120 को, तो 120 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 30। मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 30। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 30। कोई दिक्कत नहीं। Question number 2. Amit traveled a distance of 50 km in 9 hours. He traveled partly on foot at 5 km per hour and partly by bicycle at 10 km per hour. The distance traveled by on the bicycle is. चलो, इजी क्वेश्चन एकदम, मतलब कुछ कैलकुलेशन है नहीं। दोस्त मैंने मान लिया वो बाईसाइकिल पर x किलोमीटर गया है। कितने की स्पीड है बाईसाइकिल की? 10। तो टाइम कितना लगेगा? x/10। टोटल डिस्टेंस 50 है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा? 50 माइनस एक्स। ये 50 माइनस एक्स ऑन फुट गया होगा जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर है और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 आवर्स। दोस्त इसे ये 10 है तो इसे भी 10 बना लूं। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर 2 से करूंगा तो ये 100 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। चलो 10 एलसीएम ले लिया तो 10 उधर चला जाएगा। ये हो गया 10 इंटू 9 90। ये x में से 2x गए माइनस x और 100 का 100 माइनस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इधर गया प्लस का तो 100 माइनस 90 10। और x ही मैंने क्या माना था? जो डिस्टेंस वो बाईसाइकिल पर चला है। तो बाईसाइकिल पर कितना डिस्टेंस चला? 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत? या मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ले सकता हूं। ऑप्शन में आप जब भी लो इस तरीके के क्वेश्चन में तो ये देख करो कि कौन सा इनसे डिविजिबल हो रहा है। जो स्पीड वगैरह दे रखी है, स्पीड 5 और 10 है। 5 10 से कौन सा डिविजिबल है? 10। तो मैंने 10 लिया ऑप्शन में। या तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं करा तो मेरे को वहां से आइडिया लग जाएगा कि इससे ऊपर आएगा आंसर, नीचे आएगा, कहां आएगा। हालांकि इसमें तो ऑप्शन 10 11 12 13 है तो नीचे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर कितना आएगा तो वो थोड़ा आइडिया पता लग जाएगा। मतलब जब ऑप्शन इधर उधर होंगे, आगे पीछे होंगे तो वो आइडिया हो जाएगा। इसमें तो सारे ज्यादा ही हैं। तो इसमें तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफी इजी। ट्वाइस ऑफ साइन 22 डिग्री अपॉन कॉस 68 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ कॉट 75 डिग्री अपॉन 5 tan 15 डिग्री माइनस 8 टाइम्स ऑफ tan 45 tan 20 tan 40 tan 20। इधर लिख रहा हूं, ये इनटू में ही है जो भी लिख रहा हूं। tan 40 tan 50 tan 70 अपॉन, ये सब इनटू में है, ठीक है, अपॉन 5। इसकी वैल्यू बतानी है। दोस्त मैंने हर शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और हर बार मैं बता रहा हूं कि साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कोसेक में, टेन कॉट में। और जब आपस में इंटरचेंज होती है ना, उनमें अगर एंगल्स का सम मेरा 90 डिग्री आ जाए तो वैल्यू उनकी बराबर हो जाती है।
क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 90 पर चेंज हो जाता है फंक्शन, और चेंज जो आपस में चेंज होंगे तो मतलब सब 90 डिग्री होगा, तो वैल्यू बराबर हो जाएंगी। दोस्त साइन और कॉस आपस में चेंज होती है, और एंगल्स का सम 68 और 90 हो गया, बराबर हो गई, मतलब वैल्यू बराबर हो गई, तो दिस अपॉन दिस 1 हो गया, 1 into 2 2 हो गया। इसी तरीके से कॉट tan में चेंज होता है, 75 और 15 90 हो गया, तो मतलब ये वैल्यू बराबर है, बराबर हो गई तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। दोस्त tan 20 मैं जानता हूं क्या, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा 1, मतलब tan में वो और उसमें अगर ऐसा एंगल जिसके साथ उसका सम 90 डिग्री हो जाए, उनका प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों? tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या, इसका प्रोडक्ट 1 होता है, क्या लिख सकता हूं cot थीटा, और cot tan का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो tan 20 से tan 70 कैंसिल, मतलब इंटू 1 हो गया, tan 40 से tan 50 कैंसिल, क्या बचा tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 8 अपॉन 5 है ही। तो दोस्त एलसीएम 5 लिया, तो इधर 5 लूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10, तो ये इसे ऐड कर दूं तो 10 वैसे 2 गए 8, 8 वैसे 8 गए 0, 0 अपॉन 5 मतलब 0, तो आंसर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो तीनों क्वेश्चंस थे काफी इजी थे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। दोस्त 8% के डिस्काउंट पर बेचना चाहता है एक आदमी। हिज ब्रदर हु वाज अ क्रिकेटर wanted to buy the bat, so the man sell it at a discount of 10%. Okay, in this deal the man reduces ₹70 in profit. What was the market value of the bat? दोस्त वो 8% का डिस्काउंट देना चाहता है, लेकिन उसने दिया किसको, कितना है 10% का, मतलब 2% का उसकी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कमी आई 2% की। देना चाह रहा था 8%, दिया 10% है, तो 10 और 8 में कितना अंतर हो गया 2%, 2% की कमी आई, और उसका प्रॉफिट कितना घट गया 70, मतलब 2% किसको दिखा रहा है 70 को। प्रॉफिट सीपी पर निकालते हैं, तो 100 पर, तो 1% कितना हो जाएगा 35, तो 100% 3500, मतलब मेरा सीपी क्या हो गया उसका 3500, मार्केट वैल्यू मतलब यहां पर सीपी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, मतलब कोई इंटीजर है n, उसे 5 डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा दोस्त 2। तो दोस्त 5 को n को डिवाइड करने से 5 के द्वारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो n क्या हो सकता है, n 7 हो सकता है, n 12 हो सकता है, n 17 हो सकता है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है इसमें, तो मैंने n जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो मान ली क्या 7। अब 2 मत कहने लगना कि 0 तो सबसे डिविजिबल माना जाता है, तो 2 हो गया, नहीं 1 को मान के चल करो कि 1 द्वारा डिविजिबल है, तो 5 into 1 5, 5 plus 2 7, मैंने n मान लिया कि n 7 है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5। दोस्त n मतलब ये 7 माना था, तो 7n कितना हो गया 49, 49 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, तो आंसर क्या हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो वैसे तो ऐसे मान के कर लिया करो, अगर मान लो ऐसे नहीं मानना तुम्हें, तो n है, अब 7n कर रहा हूं मैं। दोस्त n पर कितना रिमाइंडर आ रहा था 2, तो इस पर कितना आएगा 7, 2 नहीं 14, 14 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 14 तो 5 से बड़ा है, रिमाइंडर तो छोटा होना चाहिए, फिर फर्दर 5 से डिवाइड करो तो 10 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A, B and C can individually complete a task. A, B and C can individually complete a task in 24 days, 16 days and 32 days respectively. If A and C, इसी तरीके के क्वेश्चंस आए टाइम एंड वर्क में, तो दोस्त एलसीएम लिया मैंने, टोटल काम निकाला तो कितना हो जाएगा 96 यूनिट्स। तो ए कितनी यूनिट कर रहा होगा 4 यूनिट्स अ डे, बी कितनी यूनिट्स कर रहा होगा 6 यूनिट्स पर डे,
और सी 3 यूनिट्स अ डे। कोई दिक्कत यहां तक? कह दो नहीं। चलो, इफ ए एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 6 डे, ए और सी ने काम स्टार्ट किया। दोस्त ए और सी मिलकर कितनी यूनिट कर रही है? 7 यूनिट। तो दोनों मिलकर 7 यूनिट। कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिन तक। तो 6 दिन में कितनी यूनिट कर देंगे? 42 यूनिट। मतलब मेरे 42 यूनिट काम हो गया। अब चली जाती है, तो अब पूछा है कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा। दोस्त 42 यूनिट हो गया, टोटल 96 यूनिट है, तो बचा कितना? 96 माइनस 42, 54 यूनिट्स। और बी करता कितनी है एक दिन में? 6 यूनिट्स। तो 54 यूनिट कितने में कर देगा? 54/6, मतलब 9 डेज। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 9 डेज। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोर्ड मास का काफी सिंपल, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11। तो पता ही है बोर्ड मास कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी प्लस माइनस के, मतलब जैसे ये माइनस है, जितने के बीच में डिवाइड या मल्टीप्लाई है, पहले पूरे उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। बस आपको बीच में क्या छोड़ देना है? प्लस माइनस। बाद में उन्हें प्लस माइनस कर लो। चलो, तो 11 डिवाइडेड बाई 11 1 to 11 इंटू 11 121, ये माइनस ये प्लस। तो अब इन्हें ऐड कर दो। 120 में से एक गया, सॉरी 121 में से एक गया, 120, 120 और 11 131। तो आंसर क्या हो गया? 131। मतलब इतने सिंपल सिंपल भी पूछे हैं। x, y एंड z आर 3 नंबर्स सच दैट, कह रहा है x प्लस वाई 13 है, x प्लस वाई 13 है, y प्लस z 15 है, कितना? y प्लस z 15 है, एंड z प्लस x आपको गिवन है 16। तो आपसे पूछा है xy प्लस xy प्लस xz अपॉन xyz, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। चलो ठीक है, मुझे x, अब यहां से देखो जो पूछा है, ये इसमें x कॉमन ले लूंगा तो नीचे भी x है, तो x से x तो कैंसिल। तो क्या पूछा है मुझसे? y प्लस z अपॉन yz। चलो अब दोस्त इसको मैं अगर सम कर दूं तो मेरे आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। क्या आएगा? 2x है, 2y है, 2z है, तो जब सम करोगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सम किया तो ये कितना हो गया? 15 और 13 28 और 16 44। 2 नीचे आएगा तो 44 अपॉन 2 कितना हो गया? 22। तो ये 22 है। अब मुझे चाहिए क्या? y और z। तो y और z चाहिए, तो यहां से मैं z की वैल्यू निकाल लूं तो x प्लस वाई मेरा 13 है, x y z 22 है, तो 22 में से 13 गए 9, तो z की वैल्यू कितनी आई? 9। y प्लस z कितना है? 15। z 9 है तो y कितना हो गया? 6। इन दोनों की ही वैल्यू तो मुझे चाहिए थी, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया। y और ये कितना हो गया? y और z 9 और 6 15 अपॉन 9 इंटू 6, तो 3 5 जा 3 3 जा 6 3 18, तो आंसर 5/18। आंसर क्या हो गया? 5/18। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c, और आपको दे रखा है एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 13। तो आपको वैल्यू पूछी है आपसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c। चलो दोस्त, a b c का रेशियो गिवन है, मतलब रेशियो निकालूंगा, a प्लस b प्लस c गिवन है, तो मुझे सही ये पूछा है। दोस्त a b c ये है, मैंने कहा यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 8, मतलब ये क्या 8 जो छोटे हैं वो 8 के फैक्टर्स ही हैं। तो मैंने a को, यदि मैं a को 8 मान लूं रेशियो में, तो b कितना हो जाएगा? 8 इंटू कितना करूं कि b आ जाए, मतलब सॉरी 2 इंटू कितना करूं कि 8 आ जाए 4, तो b कितना हो जाएगा? 4। c कितना हो जाएगा? 1। अरे दोस्त a को मैं 8 कह दूं तो 2 इंटू 4 8 होता है,
बराबर है 8 इंटू 1 8 होता है, बराबर है, मतलब इनका रेशियो कितना है 8:4:6। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और दोस्त तीनों का सम 13 है, यहां से एक बार सम करो 8 और 4 12 और 1 13 है, और ये भी तीनों का सम भी 13 की बना है, मतलब ये रेशियो ही नहीं यही इनकी वैल्यू भी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की 4, सी की 1। यहां पुट कर दूं 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1। तो दोस्त ये कितना हो गया 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9/2। तो आंसर क्या हो गया 9/2 या 4.5 या 4/1/2 जो भी ऑप्शन में हो, 9/2। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ सर्कल कोड्स P, Q एंड TS, ये एक सर्कल है, आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट R, इसे मैंने PQ कह दिया, इसे मैंने TS कह दिया और इसे मैंने R कह दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है RQ आपको गिवन है 14.4, ये 14.4 सेंटीमीटर में है। PQ आपको गिवन है 11.2, ये 11.2। SR आपको गिवन है 12.8, 12.8। आपसे TS की वैल्यू पूछी है, TS की। तो दोस्त जब दो कोड्स बाहर मिलती हैं तो मैं जानता हूं कि उस पॉइंट से दिस इनटू दिस और फिर यहां से ये, मतलब जो भी दो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है ना, तो वहां से ही ले लिया है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डिस्टेंस है। तो RQ इंटू RP, ये नहीं RQ इंटू QP नहीं, इसी जहां पर ये इंटरसेक्ट करिए यहीं से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट तक वैल्यू। तो RQ इंटू RP, क्या कहा मैंने RQ इंटू RP इज इक्वल टू, सिमिलरली इसमें RS इंटू RT, RS इंटू RT। कोई दिक्कत दोस्त नहीं। RQ की कितना गिवन है 14.4, RP दिस प्लस दिस हो जाएगा तो 14 और 11 25 और ये 0.6 तो 25.6, RS 12.8 और RT मुझे निकालना ही है, मतलब निकालना तो ये है, उसमें से ये घटा दूंगा दोस्त। 128 दूनी 256, तो ये काटा तो 2, तो RT कितना हो गया 14, 144 दूनी 288, मतलब 28.8। तो RT की वैल्यू आई दोस्त 28.8। RT तो यहां से यहां तक है, मुझे पूछा TS है तो उसमें से ये घटा दूं तो 28 में से, अब 8 से 8 गया तो 0, 28 में से 12 गया तो 16, तो TS की वैल्यू क्या आई 16। तो आंसर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन ही लगाया उसने, तो डायमीटर पूछा है। दोस्त मैं जानता हूं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, मतलब 2πr। अब दोस्त उससे डायमीटर पूछा है, मतलब 2r ही तो पूछा है, r नहीं पूछा, 2r पूछा है, और एक राउंड लगा रहा है, n की वैल्यू 1 है, 2r इधर लिया हूं तो 2r इंटू 1 2r हो गया, तो मुझसे यही पूछा है। और डिस्टेंस है 1100 सेंटीमीटर, तो 1100 बचा यहाँ पर क्या पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा तो 22 5 जा तो 50 हो गया, 5 0 0 बचे ना, तो 50 इंटू 60 2.5 350, तो आंसर क्या हो गया 350 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में 175 सेंटीमीटर है और वही आंसर दे रखा है, तो जो इन्होंने ऑप्शन दिए वो रेडियस के हिसाब से दे दिए और पूछा डायमीटर है, तो इस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे सबको। तो डायमीटर क्या हो गया 350 सेंटीमीटर और रेडियस होता तो इसका आधा 175 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है ए शॉपकीपर बाइज 2 बुक्स for ₹300. He sells the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the SP of the first book if in the whole transaction there is no profit no loss? दोस्त पहली बुक बेची है उसने 20% प्रॉफिट पे है, दूसरी 10% लॉस पे है, तो एलिगेशन लगा दो, या तो वैसे भी कर लो, रेशियो से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी, और ना कोई लॉस हुआ ना प्रॉफिट, तो इसका अंतर कितना हो गया।
अब ये लॉस और प्रॉफिट सीपी पे निकलते हैं तो जो रेशियो निकलेगा वो सीपी का आएगा। ये हो गया 20, ये 10, तो 1:2, तो मतलब सीपी का रेशियो 1:2 है। और सीपी है कितनी टोटल 300, तो 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 को और 200 को, मतलब जिस पे प्रॉफिट हुआ है उसकी सीपी क्या है 200, वो 100, और जिसकी लॉस हुआ है उसकी 200। तो पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है दोस्त, इस पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 20%, और 100 का 20% 20, तो एसपी क्या हो गया 120, तो आंसर क्या हो गया 120। इसका पूछ लेता तो इस पे 10% लॉस, 200 का 10% 20, तो 200 में से 20 गया क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है 180। कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो मेथड से करना चाहो तो भी कुछ नहीं। दोस्त पहले पे क्या हो रहा है 20% प्रॉफिट, तो 20% को 5 से 6 कर दूं, 5 मतलब अगर मेरी सीपी है तो 6 एसपी है, और दूसरे पे 10% लॉस, 10 से ये कितना हो जाएगा 9, तो दोनों की सीपी मिला के कितनी हो गई 15, और एसपी भी कितनी हो गई 15, और मैंने कहा यहाँ तो 15 ये आ गया 15 ये आ गया, मतलब दोनों को मिला के मतलब नो लॉस नो गेन। चलो तो ये 15 रिप्रेजेंट किसे कर रहा है 300 को, तो मतलब इनटू 20 हो रहा है। अब मुझसे पूछा क्या है एसपी ऑफ फर्स्ट वन, एसपी ऑफ फर्स्ट वन मतलब जिसपे प्रॉफिट है वो कितना है 6, तो 15 इंटू 20 करा है तो 6 इंटू 20 120, तो 6 की वैल्यू क्या हो गई 120, मतलब जिसपे प्रॉफिट हुआ है उसकी क्या कीमत हो गई 120 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, कीमत मतलब एसपी हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a certain sum amount to 280900 in 2 years at 6% per annum, interest compounded annually। तो सम बताओ। तो 6% का मतलब हो गया 2% का अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालू तो 12.36, अब 12.36 तो टोटल अमाउंट का हो जाएगा 112.36, वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नहीं वो नहीं करूंगा मैं इस समय। इसमें मैं क्या करूंगा 6% का मतलब क्या होता है दोस्त 3/50 मतलब 50 मेरा अगर सम है तो 53 क्या हो गया अमाउंट। सिमिलरली दूसरे साल में भी क्योंकि यहां पर मुझे जैसे लास्ट शिफ्ट में था 53 की क्यूब निकालनी पड़ रही थी, वो डिफिकल्ट था, लेकिन स्क्वायर तो पता है मुझे 2809, या निकाल भी लूंगा ये तो। और ये कितना है 2500, और दोस्त अमाउंट दे भी 2809 ही रखा है। अमाउंट कितना है 2809 इंटू 00, अरे ये 2 जीरो बाद में जोड़ दूंगा, और पूछा फिर मुझसे सम है, तो मतलब 2809 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जीरो जोड़ दूंगा तो 2500 को करेगा, तो आंसर क्या हो गया 2500 00, तो आंसर क्या हो गया 2.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा होता सीआई कितना है तो इसमें से घटा देता। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट 5 cot थीटा आपको 3 गिवन है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी आए हैं। तो आपको पूछा है 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। दोस्त इसकी डिग्री सेम है, मतलब मैं साइन और कॉस की डिग्री सेम है, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं कॉस बाई साइन, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब मेरे की डिग्री सेम है तो कॉस की जगह क्या रख दूं 3, साइन की जगह क्या रख दूं 5, क्योंकि दोस्त मुझे रेशियो निकालना है। कॉस की वैल्यू कभी 3 नहीं होती, साइन की वैल्यू कभी 5 नहीं होती, लेकिन मुझे रेशियो निकालना है ना, तो मैं डायरेक्ट रख के निकाल सकता हूं। अगर मान लो यहाँ पे 1 या 2 जोड़ देता, अब डिग्री डिफरेंट हो गई, अब मैं नहीं रख सकता ये। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी कि साइन की ये वैल्यू होगी कॉस की ये वैल्यू होगी। तो दोस्त मैंने साइन की जगह क्या रख दूं 5, तो ये हो गया 6 इंटू 5 माइनस 3, कॉस की जगह 3 इंटू 3 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 35 वैसे 9 गए 26, सॉरी 35 नहीं ये 30 हो जाएगा, 30 वैसे 9 गए 21, ये 35 और 9 44, तो 21/44 यही है।
21/44। या फिर आप जैसे ये cot थीटा गिवन है मुझे 3/5, तो यहां मैं cot थीटा बना लूं, cot थीटा बनाने के लिए साइन से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 6, साइन से डिवाइड करा, ये 3 cot थीटा, ये 7, ये 3 cot थीटा, यहां cot थीटा की वैल्यू रख दूंगा। नहीं, लेकिन जब डिग्री सेम हो तो यही करना, वो भी कर सकते हो, दोनों में बराबर ही टाइम लगना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन द रेशियो 125:64 एंड सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी इज 36। तो ए सरफेस एरिया बताना है ए का। दोस्त वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं जानता हूं क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेशियो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी 4/3 पाई, रेडियस आर ए कह दिया मैंने, आर ए की क्यूब अपॉन 4/3 पाई। अब ये आपको लिखना नहीं है वहां पर, आर बी की क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो होता है स्फीयर में क्या होता है, रेडियस की क्यूब का रेशियो। डायरेक्ट पता होना चाहिए ये किसके इक्वल है दोस्त, 125:64। तो दोस्त 125 किसकी क्यूब है, 5 की, 64 4 की, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज टू रेडियस ऑफ स्फीयर बी कितना आ गया 5:4। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त और दे रखा है जो रेडियस का सम है वो कितना 36, और रेशियो में सम देखोगे तो कितना आ रहा है 5 और 4 9, मतलब 9 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 36 को, तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोस्त 4 को। तो यहां से रेडियस ऑफ ए रेशियो में 5 है, और एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 5 × 4 20, मतलब रेडियस ऑफ ए कितनी है 20। सिमिलरली रेडियस ऑफ बी कितनी है 4, 4 × 4 16। अब मुझसे आगे क्या पूछ रहा था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त 4πr², यहां पर आर ए कह दिया मैंने, और ऑप्शंस भी मेरे पाई की टर्म में है। ये ए रेडियस कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 × 4 1600, तो आंसर कितना हो गया 1600 पाई। आंसर कितना हो गया 1600 पाई। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस इज दिस। दोस्त कोई भी रेगुलर अगर 3D फॉर्म होती है ना, कोई भी रेगुलर, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, मैंने कहा रेगुलर, मतलब जैसे ही उसका बेस है ऐसे ही हाइट होनी चाहिए, ऊपर से भी ऐसा ही हो। तो बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या होती है बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो दोस्त यहां पर दे रखा है कि बेस एरिया पूछा है, नहीं बेस एरिया दे रखा है 15 और हाइट पूछी है और वॉल्यूम दे रखी है 330। ये किस केस में होता है, रेगुलर हो, जो मतलब जैसे नीचे से है वैसे ही ऊपर से हो। अगर ये फिगर इस तरीके की हो गई, रेगुलर नहीं है, तब उस केस में नहीं होगा ये। जैसे पिरामिड होता है तो पिरामिड में नहीं होता, लेकिन क्या सिलेंडर होता है तो सिलेंडर में होता है बेस एरिया इंटू हाइट ही तो होता है वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि रेगुलर होती है, कोन नहीं होती, कोन रेगुलर नहीं होती इस तरीके से, तो रेगुलर नहीं होती तो बेस एरिया इंटू हाइट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो दोस्त h में यहां से निकाल लूं, 15 20 जा 30 22 जा 330, तो हाइट कितनी आ गई 22। तो आंसर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अरेंज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल है एबीसी, आपको ए बी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, AC दी हुई है 8 और BC दी हुई है 9, और आपको इस ट्रायंगल के एंगल्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तरीके से लगाना है, अरेंज करना है, पहले स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दोस्त मैं जानता हूं जो साइड बड़ी होती है सबसे, उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया A, तो सबसे बड़ा एंगल A। उसके बाद साइड कौन सी बड़ी है AC, इसके अपोजिट B, तो उसके बाद B। सबसे छोटी ये साइड है, इसके अपोजिट C, तो C, तो सबसे छोटा एंगल C, देन B, देन A। आई बात समझ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाना था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा CBA। कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्त कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको। आपसे वैल्यू पूछी है ट्वाइस ऑफ ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 अपॉन थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी प्लस नहीं इनटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, या है कुछ? नहीं है दोस्त। इसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसे मैंने 1 कह दिया, इसे मैंने 1 कह दिया, तो 1 और 1 2, ये 2 हो जाएगा। ए को 1 कह रहा हूं, बी को 1 कह रहा हूं, या ए स्क्वायर को 1 कह रहा हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बी स्क्वायर 1, यहाँ पे C2 नहीं है, C2 होता तो ये 4 हो जाता, C स्क्वायर 2 है। ठीक है, चलो मुझे निकालने तो ये चीज है दोस्त, ये 2 है, ए का स्क्वायर 1 है, तो ये ए की पावर 6 क्या हो गई, ए स्क्वायर की क्यूब। लेकिन 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस सिमिलरली बी भी 1, ये सी स्क्वायर है, और सी की पावर 6 क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की क्यूब, मतलब 2 की क्यूब, 2 की क्यूब 8, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 2, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 गया, 2 में से 8 गए, -6 अपॉन 3 -2, तो आंसर कितना हो गया मेरा -2। लेकिन ऑप्शन में ही नहीं था, 2 था ऑप्शन में और आंसर भी 2 ही दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होगा -2। या फिर इसे मैं वो भी लगा सकता हूं क्या, दोस्त इसे x मानू, इसे y मानू, इसे z मानू, तो ये क्या, इसकी क्यूब, ये इसकी क्यूब और ये इसकी क्यूब नहीं है इंडिविजुअली। और मैं जानता हूं कि जब मेरा x प्लस वाई माइनस जेड अगर 0 होता है तो इस केस में क्या होता था, ध्यान है, x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 0 होता था, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाता था, 3abc। यहाँ प्लस जेड ना होके क्या है माइनस जेड, तो -3abc, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा -3xyz। यहाँ लेकिन xyz नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे ये गया 3 से 3 गया, माइनस है तो आंसर -2। लेकिन एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट, 0 भी मान के कर सकते थे आप, नहीं 0 नहीं मान सकते थे, 0 नहीं, क्योंकि इसमें क्या है डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है सब कुछ, तो नीचे आ जाएगा 0, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। और बताया हुआ है मैंने कि 3 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं और नॉट डिफाइंड ऊपर नीचे कहीं नहीं, तो 0 नहीं मान सकते आप किसी भी चीज को। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 -2 कोसेक ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर है आपको, देखो आंसर है 2 कोसेक ए, 0 2 एंड 4 कोसेक ए। मतलब मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू रख सकता हूं और ये बता सकता हूं, मतलब मैं इसमें क्या सॉल्व ना करने की वजह मैं क्या करूं, वैल्यू पुट करूं। तो वैल्यू क्या पुट करूं, जब कोसेक ए है कॉट ए है तो 45 डिग्री पुट कर देता हूं, 45 पुट करूंगा तो कोसेक 45 √2, ये तो ये हो जाएगा 2√2 और ये 4√2 अलग अलग हो गए। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तो 45 ये हो गया √2 कॉट 45 1, ये भी 1 इंटू √2 -1 + 1 -2√2। दोस्त 1 से 1 कैंसल, ये हो गया 1 और 1 2 2√2, सॉरी 2 + √2, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 2√2 और √2 की होगी तो √2 × √2 2 -2√2, 2√2 से 2√2 कैंसल, तो आंसर 2। दोस्त ये 2√2 था, ये 4√2 था, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है,
A train X traveling at 60 km per hour overtakes another train Y 225 meter long and completely passes it in 72 seconds. If the train had been going in opposite direction, they would have passed each other in 18 seconds. The length in meter of X and the speed of Y are respectively. और दोस्त आपको ऑप्शन गिवन है, लेकिन ऑप्शंस में आप देखो जो स्पीड ऑफ वाई गिवन है वो डिफरेंट है हर में, जबकि लेंथ जो है वो दो में सेम है और दो में सेम है, तो मतलब मैं स्पीड निकाल लूं तो वही आंसर हो जाएगा क्योंकि चारों में डिफरेंट है। चलो अब पहले केस में क्या कह रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे केस में एक डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दोस्त दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, जो भी ज्यादा होगी उसमें से कम वाली सबट्रैक्ट हो जाएगी और एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। चलो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे। अब दोस्त एक बात बताओ, दो ट्रेन है, दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मतलब उन्हें आपस में क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना है, पहली ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस दूसरी वाली की लेंथ, और दोस्त पहले वाले की लेंथ नहीं दी हुई और दूसरे वाले की स्पीड, तो पहले वाले की लेंथ मैंने L मान ली, दूसरे वाले की लेंथ 225 गिवन है, यही तो क्रॉस करना है। और कितने सेकंड में कर देते हैं ये, 72, टाइम 72 है। और स्पीड कितनी है दोस्त, पहले वाले की स्पीड 60 है जब एक ही डायरेक्शन में है और दूसरे वाले की मैंने y मान ली, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, ये सेकंड, मतलब ये भी मेरे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। दूसरे वाले की स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 60 माइनस y, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 × 18 कर दूं, या तो ये इधर रख लेता या ये इधर, बात एक ही पड़ेगी। दोस्त 18 ऊपर चला जाएगा, तो दोस्त 18 से 72 कट जाएगा 4 से, तो यहीं से काट दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये रहेगा L + 225 और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 60 पंजे 300, 300 × 4 1200, ये 5y माइनस 4 20y, तो ये हो जाएगा L + 20y = 1200 में से 225 गए 975। तो ये पहली इक्वेशन बनी दोस्त, कब, जब दोनों एक डायरेक्शन में थी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही हैं, तो 18 सेकेंड। दोस्त अपोजिट डायरेक्शन से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 60 + y × 5/18 कर दूं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, कह दूं हाँ, और लेंथ और ये तो सेम है L + 225 और टाइम 18, तो दोस्त ये 18 ऊपर आएगा तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया L + 225 = 60 पंजे 300, 300 + 5y, कह दूं हाँ, तो ये हो गया L - 5y = 300 में से 225 गए 75। दोस्तों ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। मैंने कहा L नहीं y सब में डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, तो y निकाल लूं यहां से। y निकालने के लिए पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दूं तो L कैंसिल आउट हो जाएगा और 20y में से 5y घटाए माइनस करे तो माइनस और माइनस प्लस, तो 20y माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा 25y, और 975 में से 75 घटाए तो ये 900, तो दोस्त y क्या हो जाएगा 25 से काटा, 25 4 जा होता है 100, 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर में मानी थी, तो किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो गई किलोमीटर पर आवर। यहां से लेंथ निकालना चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, निकल जाएगी, लेकिन मैंने देखा क्या स्पीड सब में डिफरेंट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें स्पीड कितनी हो 36 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, when 2 is subtracted from each of the given n numbers then the sum of the numbers so obtained is 102। तो n नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं n, हर में से जब दो दो घटाया जाता है तो मेरा जो सम आता है वो कितना आता है 102।
मतलब हर में से दो दो घटाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो टोटल 2n सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा, जो भी सबका सम होगा। और मेरा रिजल्ट आता है 102। चलो ठीक है। और दोस्त when 5 is subtracted from each of them then the sum of the numbers obtained is 12 है। और जब सब में से 5 घटाया जाता है मतलब टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा 5n, तो मेरा रिजल्ट कितना आया 12 है, मतलब सबका सम कितना आया 12 है। दोस्त इसमें कितना फालतू घटाया है 3n फालतू घटाया है, और कितना एक्चुअल में कम हो गया है 90, मतलब मेरा 3n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो 3n 90 को, तो n कितना हो गया 30 को, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 30। और आपसे पूछ रहा है कि उन n नंबर्स का एवरेज बताओ, तो दोस्त टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 30 हो गई। और एक बात और सुनो, क्या जब सब में से n घटाया था तो सम आया था मेरा 102 और मेरा घटा कितना था 2n, मतलब टोटल सम कितना होगा सारी n वैल्यूज का 102 प्लस 2n, क्योंकि इसी में से मैंने 2n घटा दूंगा तो 102 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है 30, तो 2 इंटू 30 60, 60 और 102 162, तो दो टोटल सम n वैल्यूज का कितना है 162। n कितनी वैल्यू है मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म है 30, तो एवरेज कितना हो जाएगा 162/30। तो ये 150 होता तो 5 हो जाता, और 12 को करूंगा मतलब 120 करूंगा तो 4, तो 5.4, तो आंसर कितना हो गया मेरा एवरेज 5.4। आई बात समझ में? कह रहा है दोस्त सब में से दो दो घटाया जाता है। अब n नंबर ऑफ टर्म्स में से दो दो घटाऊंगा तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट हुआ 2n, और जब सब में से 5n घटाया जाता है तो टोटल सब्ट्रैक्ट कितना हुआ 5n। अब ये घटाने के बाद मेरा सम मिलता है 102, ये घटाने के बाद मेरा सम मिलता है 12, अंतर कितना है 90, और जो एक्चुअली में इनमें घटने का अंतर कितना आ रहा है 3n, मतलब मेरा 3n किसकी इक्वल है 90 के, तो यहां से मेरा n किसकी इक्वल हो गया 30 के, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30। जब सब में जब 2n घटाया गया तो आंसर आया ये, तो मतलब n का सम कितना होगा दिस प्लस दिस, तो 102 और 2n ये सम होगा, n की वैल्यु कितनी है 30, 2n मतलब 2n कितना हो जाएगा 60, तो 102 और 60 162, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30, एवरेज निकाल दूंगा 162/30 कितना हो जाएगा 5.4। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर अब DI बचा है, DI पर आते हैं। 22वां और 23वां क्वेश्चन जो है सेम DI पर है। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय 6 कंपनी फॉर 5 months Jan to May। इन विच, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन विच मंथ डज द कंपनी 2 हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। दोस्त टोटल, अब मेरे को वैल्यू देख के लग रहा है कि ये पूरे का टोटल नहीं करा रहा, ये उस कंपनी का करा रहा है। तो इन्हें मेंशन करना चाहिए था कि कंपनी 2 का ही बाद में, कि कंपनी 2 के टोटल का 20% कौन सी में कंपनी 2 में कौन से महीने में प्रोडक्शन है। तो दोस्त कंपनी 2 का आप सम करो, 180 प्लस 179 प्लस 160 प्लस 167 प्लस 150, और इसका कितना निकालना है 20%। 20% मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 180 180 360, अरे एक घटा दूंगा बाद में, 360 और 160 520, 520 और 160 680, 680 और ये 830, 830 और 7 37, 37 से 1 गया 36, तो ये हो गया 836/5। तो दोस्त 800 हो जाएगा 160, 35 हो जाएगा 7, तो ये 7.2, तो कितना हो गया 167.2। तो देखो किस मंथ में 167.2, मतलब यहीं से हमने तो करा 167, कौन सी में अप्रैल में, तो आंसर क्या हो जाएगा अप्रैल। हालांकि इन्हें ये मेंशन करना चाहिए था टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2 इटसेल्फ। चलो, लेकिन फिर भी मेरे को ऑप्शन से देख के पता लग जाना चाहिए। देयर इज कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ्स इन, किसमें कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज आ रहा है 1 2 3 4, किसमें दोस्त 1 में देखोगे 27 26 20 18 10 डिक्रीज तो है कॉन्टिन्यूअस। दूसरे में देखोगे 80 79
160 167 बढ़ गया तो दूसरा तो नहीं है। तीसरे में 185 87 पहले भी बढ़ गया नहीं है। चौथे में 137 62 फिर बढ़ गया नहीं, तो कौन सी कंपनी? 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ओवर 4 ईयर्स। तो ट्रेड बैलेंस बताओ, तो दोस्त ट्रेड बैलेंस बताना है, एवरेज ट्रेड बैलेंस। तो 2016 में एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है? 5, 17 में 5, 18 में 10 और 19 में 12 है। कितने साल है? 4। तो एवरेज के लिए 4 से डिवाइड कर दूं, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 अपॉन 4 8। तो एवरेज कितना आ गया? 8। आंसर कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट है डीआई का। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द आइटम्स इन 2014 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2018? ये आपको टेबल दी हुई है। 2014 में कितना प्रतिशत है 2018 की तुलना में? तो 2014 का सम करो, 284 प्लस 98 प्लस 3.00 प्लस 23.4 प्लस 74 अपॉन 2018 के 425 प्लस 141 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 108 इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए। और जो ऑप्शन है वो क्या है? 65.32, 60.32, 68.32, 66.32। 32 तो सब में है, तो मतलब 60 65 66 68। चलो इनका सम करूं, 74 और 23.5 बाद में लगा दूंगा। 23 और 3 26, 26 और 74 100, 198 2 इधर से ले लीजिए तो 4 200 482.4 82 और ये 0.4। इसका सम करा 400 500 600 25 और ये 41 676 सॉरी 666 666 और 8 674 और ये कितना हो गया 49 3 52 और ये 53.36 53 इसमें जोड़े तो 727.36। मैंने 727 ही लिख दिया। अब ये भी 3 6 और ये भी 4 है तो लगभग में मैंने घटा दिया, मतलब हटा दिया। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। इंटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर 480 और 727 है, यहां से मेरे को देखने पे पता लगा कि 48/72 तो 2:3 होता है, तो 480 अपॉन 720 भी 2:3 होता है। और 2:3 का मतलब हो गया 66.66%। इसमें कितना बढ़ा है? 720 से 7, इसमें 2, लेकिन इसमें 7 की जगह इसी रेशियो में बढ़ता, तो इसमें 7 बढ़ा है तो 7 पे 2 बढ़ता क्या? नहीं, 6 पे 4 बढ़ जाएगा तो 7 पे लगभग 4.66 बढ़ेगा। मतलब ये 484.66 होता या 0.36 ज्यादा था तो 485 होता, तो ये आंसर हो जाता लगभग में। लेकिन ये 485 से हल्का कम है, तो इससे हल्की सी वैल्यू कम आएगी। अभी मैंने देखा था आंसर बिल्कुल हल्की, क्योंकि 1% तो इसका 7 है। अगर ये 7 कम होता तब 1% है, लेकिन ये एक्चुअली में 2-2.5% है। 2 कम है, 2-2.5 नहीं, वो 2 वैल्यू कम है। अगर 7 इसका 7 1% 7 हो जाएगा, 7 कम होता तो 65 पॉइंट कुछ आता, लेकिन यहाँ ये 7 से कम है, तो ये मैं कह सकता हूं रहेगा तो कुछ ना कुछ 66 पॉइंट कुछ ही। तो दोस्त जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 66.32%। एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल दिया ना, मैंने 2:3 है, अब इसमें 2:3 लाने के लिए 7 में लगभग 4.66 जोड़ना था, तो 3 कम है, और इसका 1% 7 होता तो क्या 1% 7 होता तो 65.66 आता, तो उससे तो ज्यादा ही होगा 65.66 से फॉर श्योर। और आधा कम है तो लगभग 66 पॉइंट कुछ के करीब आएगा। 1% का आधा कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 66.32%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये शिफ्ट आई होगी समझ में, इजी शिफ्ट थी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली शिफ्ट के साथ। इतने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।